बिगिन करते हैं आज के क्लास को। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये कर लिया था एवरी क्वेश्चन, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से अभी अपन को आगे बढ़ाना है बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ये नया पार्ट, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे तो रैंडम वेरिएबल ही, उसी का एक स्पेशल टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। ये अलग है पिछले वाले पार्ट से। कैसे अलग है दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, सब ध्यानपूर्वक सुनते रहें। चलो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कॉम्बिनेशन का तो देखो इम्पोर्टेंट बात सोचता हूँ, उसमें थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ, मुझे कोई जरूरत आ जाए मुझे पड़ेगा। NC0 का वैल्यू कितना होता है अगर ध्यान हो? वन होता है। NCN का वैल्यू कितना होता है? वन। ये भी वन होता था। और NC1 का वैल्यू कितना होता है? n होता था। और बाकी वैसे NC2 अगर कोई पूछे तो क्या होगा? n इंटू n/2 n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 1। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 5C2 लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अगर कहीं पर 9C2 लिखा हुआ तो मतलब हो जाएगा 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 1। कहीं पर सपोज करो कि 17C2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 17 इंटू 16 बाई 2 इंटू 1। समझ आ रहा है ये सारा का सारा? बताओ एक बार। हाँ सर। और इसी तरीके से अगर NC3 रहता तो ऊपर भी 3 यूनिट तोड़ते और नीचे भी 3 तो 1 हो जाता है, वैसे ही करेक्ट है। तो बाकी चीज तो नहीं, लेकिन ये 3 टू आज की क्लास में काम आएगा आप लोग के काफी, ये तीनों पता होना चाहिए। और इन सब तीनों में ये नहीं कि हम उसको एक्सपेंड करने के लिए बैठ गए, हम लोग को डायरेक्टली रिजल्ट ही पता होना चाहिए ये तीनों में, ठीक है। चलो ठीक है, ये बताने के बाद में आगे बढ़े। Before introducing or saying anything about Bernoulli trial or binomial distribution, let me put a question in front of you. एक सवाल देता हूँ मैं आप लोग, थोड़ा सा इसके बारे में कमेंट करो आप। क्वेश्चन है कि take a random variable of tossing 5 dice. Tossing 5 dice. Let us take रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया टॉसिंग 5 डाइस, रैंडम वेरिएबल हो गया नंबर ऑफ 6, ठीक है। तो क्या आप लोग मेरे को एक्स्ट्रा वैल्यूज बता सकते हो क्या क्या होगा इस इक्वेशन में? तो प्रीवियस क्लास की तरह ही 0 1 2 3 4 5 0 1 2 5 करें। अब डाइस का सिचुएशन है तो करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आप लोगों से पूछूं तो पहले तो मीनिंग बताओ और फिर अपन थोड़ा सा उसका आंसर फाइंड करते हैं। एक भी 6 का मतलब एक भी 6 नहीं आना चाहिए। इसके फेवर में बेटा केसेस क्या क्या होगा? अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि s का मतलब है गेटिंग अ 6, ठीक है। तो s डैश का मतलब हो जाएगा नॉट गेटिंग अ 6। s का मतलब गेटिंग अ 6, s डैश का मतलब नॉट गेटिंग अ 6। x इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पर हुआ कि एक भी 6 नहीं आया। मैंने 5 बार डाइस उछाला और एक बार भी 6 नहीं, ये मतलब होगा इसका। क्या यहाँ तक सारा बात क्लियर है? बताओ एक बार, आया ना? हाँ सर। अच्छा, इसके फेवर में बेटा क्या क्या हो सकता है अब वो बताओ, क्या क्या केसेस जो इसके फेवर में है? s डैश s डैश s डैश s डैश और s डैश। कितने बारी? 5 और कोई केस हो सकता है x इक्वल टू 0 के फेवर में? या एक ही हो रहा है? एक ही रहेगा। एक ही रहेगा। और अब जब इसको फर्दर मेरे को ब्रेक करना है तो शुड आई थिंक अबाउट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या इंडिपेंडेंट इवेंट्स? इंडिपेंडेंट इवेंट। अब
से कि इंडिपेंडेंट इवेंट? कैसे कह सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट होगा? क्योंकि डाइस का क्वेश्चन। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा Yes, sir. हूँ? अच्छा, एस और एस डैश का जैसा डिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएस डैश? PS 1 by 6. 1/6. 1/6 and 5/6. 5/6. तो P ऑफ ये इतना सारा एस डैश, सिंस ये इंडिपेंडेंट इवेंट का सिचुएशन है तो सारा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। P of S dash times of P of S dash times of P of S dash times of P of S dash, 1 2 3 4 और एक और बार times of P of S dash। सबका वैल्यू वही 5/6, तो 5/6 into 5/6 into 5/6 into 5/6 और into 5/6 ऐसा आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे टू बिकम 5/6 होल टू द पावर 5। एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? Clear, sir. लेट अस नाउ टॉक अबाउट द p of x is equal to 1। ठीक है, बताओ मीनिंग क्या है इसका, पहले ये बताओ। एक 8 6 है। 6. एक में आएगा और बाकी 4 में नहीं आएगा। मतलब टोटल मेरे को ट्राई कितने बार करना है 250 उछाल के? 5. 5। इसमें से x इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होगा कि मैं 6 कितने बार ही चाहता हूँ? एक बार। एक बार। इसके फेवर में क्या क्या केस हो सकते हैं बताओ? आया फर्स्ट में। और बाकी पे नहीं आया, ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। नहीं आया, आया बाकी पे नहीं आया, और नहीं आया नहीं आया, आ गया नहीं आया नहीं आया, और नहीं नहीं नहीं, फिर हाँ फिर नहीं, और क्या हो सकता है बोलो? 1 2 3 4 5, पहले 4 पे नहीं आया, आखिरी वाले पे आ गया। और इसके अलावा कोई केस हो सकता है जिसमें 1 6 आए? नहीं क्या सर। ये इतना यही। पॉसिबल? यही। अच्छा, ये जितना भी केसेस आपने या मैंने डेवलप करा है 5 ठो, ठीक है, ये पांचों में से कोई 2 एक साथ तो हो ही सकता है? नहीं सर। नहीं नहीं। सर। नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी 2 एक साथ नहीं हो सकता तो ये सारा केसेस एक प्रकार से क्या होगा, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और जिसके चक्कर में अगले स्टेप में ये सारा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। प्लस। मैं एक बार वो स्टेप पे लिखना चाहता हूँ, ठीक है? दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको फील करना होगा कि भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम है इस मेथड की। प्रॉब्लम फील कराने के लिए इसको लिखना जरूरी है। ये अब सपोज करो कि ये सारा, ठीक है, प्लस ई ऑफ सेकेंड वाला प्लस ई ऑफ थर्ड वाला प्लस ई ऑफ फोर्थ वाला प्लस ई ऑफ फिफ्थ वाला ठीक है। ये स्टेप सबको समझ में आया ये वाला कि ये पांचों हाँ लोग सर। सारा और चेंज होके प्लस हो गया और सारा प्रोबेबिलिटी एडेड। अब अगर मैं इस पार्ट का आंसर निकालना चाहूँ, तो हाउ शुड आई थिंक? इंडिपेंडेंट इवेंट या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? मल्टीप्लिकेशन। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा। हर्ष क्लियर है बेटा? हाँ सर, गलती से। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इंडिपेंडेंट से करेंगे। फिर एक बात का और रियलाइजेशन है क्या आप लोगों की, जैसा आंसर इसका आएगा बाकी लोग का भी आंसर वैसा ही आएगा, खाली हाँ प्लेस
थोड़ा हाँ आगे सर। पीछे। इसका आंसर बिल्कुल। निकाल उसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। पहले वाले का आंसर क्या होगा, थोड़ा सोच के बताओ तुम। पहला s है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/6। फिर नेक्स्ट वाला सर 5 to the power 4/6 to the power 5। ठीक है, मैं एक बार ऐसे थोड़ा सा डिटेल में लिख लेता हूँ। 1 2 3 और एक बार और तो 4, सबको मिला देंगे, कुल मिला के ये हो जाएगा 1/6 इंटू 5/6 टू द पावर 4। और ऐसा 5 केस है, पांचों में सेम ही आंसर आना है, बस थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। उस हिसाब से पूरे आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 5 से। ये किससे मल्टीप्लाई रहेगा, 5 से। क्लियर है क्या, x इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी, ये सब। हाँ सर। यहाँ तक तो फिर भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा था, इतना बुरा नहीं लग रहा था। आओ थोड़ा इसके बारे में सोच, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर x इक्वल टू 2। हाँ बताओ। सर इतना केस बनाना हाँ बोलो। सर वो 5/6 होल टू द पावर 5 भी तो हो सकता है। 5 कैसे होगा बेटा, 1/6 है ना एक तो। जी सर सर मतलब बाहर वाला 5 को अंदर ले 1/6 into 5 करके सर ये बोल रहे अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो हो सकता है, लेकिन मैं अभी वो करना नहीं चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप आंसर को इस तरीके से मॉनिटर करके रखो, ताकि जब मैं आपको इससे बेहतर तरीका बताऊं तो आप कंपैरेटिवली समझ सको कि इसमें क्या समस्या है। अच्छा ठीक ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, बताओ एक बार हाँ या ना। हैं। हाँ सर। हाँ ओके, सर। x इक्वल टू 2, चलो दुख तो बहुत होगा, लेकिन दुख को झेलो और बताओ केसेस क्या हो सकता है। पहले तो मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x इक्वल टू 2 हियर। दो 2 में 6 और 6 आएगा, 2 3 बार में नहीं 6। आएगा। आउट ऑफ कितना ट्रायल में बोल रहे हो कि 2 बार 6 आएगा, 5। 5 ट्रायल में से 2 बार में 6 आएगा और बाकी बार में 6 नहीं आएगा, यही हम सोच रहे हैं, हाँ या ना। अच्छा आओ बल्कि केसेस बनाते हैं। ठीक, ध्यान से सोचना, 2 बार आना है और बाकी बार नहीं आना है, तो सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चलते हैं। सिंपलेस्ट क्या होगा, आया आया और बाकी 3 पे नहीं आया। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि आप एक बार इस पोजीशन पे s को रखो और इसको अलग अलग पोजीशन पे ले चलो, जो दूसरा वाला s है आपका। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट s, इस पे s डैश, फिर एक बार s, और उसके बाद इस पे s, और उसके बाद में फिर से s डैश s डैश। नेक्स्ट पहला वाला s, s डैश s डैश s s डैश। नेक्स्ट s s डैश s डैश s डैश s। फिर अब देखो, इस s को यहाँ बिठा के इसका तो सारा पॉसिबिलिटी काउंट कर लिया हमने, हाँ या ना। हाँ अच्छा, हाँ अब फर्स्ट पोजीशन पे बेटा आप s डैश ले लो और बाकी फिर s s को घुमाओ, s s 3 हो गया, s डैश s डैश। और सोचो, s डैश इसको फिक्स रखो यहाँ पर और इसको जितना घुमा सकते हो घुमाओ, ये हो जाएगा। इसके बाद में s डैश s s डैश। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी s डैश s फिक्स s डैश s डैश और s। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, अब देखो s को सेकंड पोजीशन पे फिक्स करके इसको जितना अलग अलग पोजीशन हम प्रोवाइड कर सकते थे हमने कर दिया, और नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, सही बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। अच्छा, अब इसके आगे के पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा देखो। इट विल बी आई थिंक s डैश, फिर s डैश s s s डैश। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी s डैश s डैश s s डैश s। और लास्ट पॉसिबिलिटी s डैश s डैश s s। ये इतना पॉसिबिलिटी होगा इसके अंदर में, गिनो तो कितना पॉसिबिलिटी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ इधर। Yes, sir। क्लियर क्लियर। इनमें से कोई भी 2 एक साथ हो सकता है क्या,
नहीं नहीं नहीं, तो सारा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस प्लस और अगर मैं एक इंडिविजुअल इस पार्ट का प्रोबेबिलिटी अगर सिर्फ निकालना चाहूँ तो शुड आई ट्रीट इट लाइक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एलिमेंट। अच्छा, तो एक पार्ट का मेरे को आंसर बता सकते हो क्या आप लोग? फर्स्ट पार्ट का ही बता दो। 1/6 into 1/6 into 5/6 into 5/6 into 5/6 into 5/6 into 5/6। ओके, और ऐसा कितना केसेस बनाया अपन ने? बोलो। 10। 10 सब में सेम ही आंसर आएगा, बस नंबर का प्लेसमेंट आगे पीछे होगा। सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर। ओके, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा? 10। टोटल आंसर 10। ओके, सो 10 टाइम्स ऑफ, ऐसे में लिखना चाहता हूँ मैं, किसको पर्टिकुलर स्टाइल से लिख रहा हूँ, आप बस उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है? सिंप्लीफाइड फॉर्म पे इतना ध्यान मत दो। एक बार 1/6 का स्क्वायर और 5/6 होल टू द पावर 3, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम x इक्वल टू 3 कैलकुलेट करना चाहें तो कुछ इसी प्रकार से बहुत सारा केस बनेगा। x इक्वल टू 4 करना चाहें तो उसमें थोड़ा कम केस बनेगा, और x इक्वल टू 5 अगर करना चाहें तो उसमें एक ही केस बनेगा, क्योंकि x इक्वल टू 5 का मतलब क्या होगा कि सब पे 6 चाहिए, ठीक है? तो s s s s s 5 बार। क्लियर है क्या मैंने कहा? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ अच्छा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये जो आइडिया है, दिस आइडिया इज नॉट वेरी गुड। व्हाई नॉट वेरी गुड? क्योंकि देयर आर टू मेनी केसेस, बहुत केसेस बनाना पड़ेगा। तो ऊपर से अगर आप एक्सपीरियंस ना रहो, ठीक है, तो चांसेस है कि एक दो केस आपसे छूट भी जाए। अब यहाँ जैसे हम लोगों ने, इतने लोगों ने मिल के करा तो फिर चलो ठीक है, सारा केस अपन डिटेक्ट कर पाए। लेकिन अगर सपोज करो कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में करें तो एक आधा केस मिस भी हो सकता है। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा समझ? बताइए। हाँ सर। आ रहा। तो इस टाइप का सिचुएशन, इस टाइप का सिचुएशन मतलब कैसा सिचुएशन? ऐसा सिचुएशन जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो थोड़ा ज्यादा, मतलब आज के पहले तक जो सवाल वगैरह हम कर रहे थे उसमें मैक्सिमम ट्रायल 3 था। कितना था मैक्सिमम ट्रायल बताओ? 3। तो 3 तक क्या है कि नंबर ऑफ केसेस कभी भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। 3 तक क्या है कि जो नंबर ऑफ केसेस है वो कंट्रोल में रहेगा और इतना इजी रहेगा कि आप लोग हैंडल कर लो। लेकिन अगर आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ट्रायल 3 या उससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 3 या उससे ज्यादा हो जाता है, उस टाइप की सिचुएशन में हमने देखा कि यार केसेस बनाने में तो बहुत डिफिकल्टी है। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? बताइए इधर, बोलो। हाँ सर। मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, पहले वो समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर नंबर ऑफ ट्रायल 3 से ज्यादा होता है तो उस केस में केसेस बनाने में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 का जो सपोर्टिंग केसेस हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग को थोड़ा सा समस्या होता है। क्या ये वाला समस्या क्लियर है आप लोग को? बोला है ना? हाँ सर। ओके, तो इस समस्या से लड़ने के लिए बेटा मैं आप लोग को एक रास्ता दिखाऊंगा, एक चीज समझाऊंगा, एक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, ठीक है? उस अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे समझने का ट्राई करें। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस एंड डिफाइन व्हाट इज बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स का क्या मतलब? एक ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर में नंबर ऑफ ट्रायल 3 या उससे ज्यादा हो। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल 3 या उससे ज्यादा हो और सारा ट्रायल के ऊपर किसी भी चीज के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट रहे। जैसे 5 बार आप अगर डाइस उछाल रहे हो तो फर्स्ट डाइस में 1 के आने का प्रोबेबिलिटी, 2 के आने का प्रोबेबिलिटी, 3 के आने का प्रोबेबिलिटी, 4 के, 5 के, 6 के आने का जो प्रोबेबिलिटी वगैरह है वो फर्स्ट ट्रायल और सेकेंड ट्रायल में सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो गया। सेम क्वेश्चन रहेगा सर। को ध्यान से सुनो, मैं दोबारा पूछता हूँ क्योंकि ये सब सेंसिटिव बात सब जानना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक तो 3 या उससे ज्यादा ट्रायल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अपने को 5 दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा बात है। और मैं कह रहा हूँ ये जो 5 बार आप ट्राई करोगे, मतलब कि पहले बार आपने डाइस उछाला, एक डाइस उछाला आपने फर्स्ट टाइम, उस ट्रायल में 1 के आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 के आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 के आने का प्रोबेबिलिटी 1/6,
1 2 3 4 5 6 किसी के भी आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब आप सेकेंड टाइम डाइस उछालोगे तो ये जो 1 2 3 4 5 6 से आने का प्रोबेबिलिटी है, इसमें कोई परिवर्तन होगा, कोई चेंज आएगा कि सेम रहेगा एज इन द केस ऑफ फर्स्ट ट्राई? सेम रहे सेम रहे। सेम रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड वाले में तो चेंज हो जाएगा शायद, थर्ड टाइम जब डाइस उछालेंगे तो डिफरेंट होगा। हाँ नहीं नहीं सर, फोर्थ ट्रायल में बेटा, फोर्थ ट्रायल में सेम रहेगा। सेम सेम रहेगा। रहेगा और फिफ्थ ट्रायल यानी कि आखिरी ट्रायल में सेम रहेगा सेम रहेगा। उसमें भी सेम रहेगा, उसमें भी सेम रहेगा। ओके, तो देखो दो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, बर्नौली ट्रायल का। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो नंबर ऑफ ट्रायल है, ठीक है ना, दैट शुड बी 3 और मोर देन 3। सेकेंड स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि when you will try for 5 times or say 7 times or 8 times, on every trial the probability of a happening of something or non happening of something should not change. Probability on individual every trial must be same, must be fixed, must be constant in every trial. आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? सर आगे बोलो आदित्य। सर इसका मतलब तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं नेक्स्ट उसी पे आने ही वाला था, ठीक है, कि एक हाँ। तो आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट में होना चाहिए 3 या उससे ज्यादा ट्रायल, और ये जो सारा ट्रायल है ये बेसिकली रिजेंबल करना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट के टाइप के सिचुएशन पे। यानी कि या तो आप डाइस का क्वेश्चन ले लो, या फिर आप कॉइन का क्वेश्चन ले लो, या आप बॉल निकालने का क्वेश्चन अगर लेते हो तो विथ रिप्लेसमेंट होना चाहिए, या अगर आप मार्बल निकालने का क्वेश्चन लेते हो तो विथ रिप्लेसमेंट होना चाहिए, या फिर आप एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से अगर कार्ड निकालने का क्वेश्चन लेते हो तो वो भी विथ रिप्लेसमेंट होना चाहिए। आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ यस। अच्छा, तो अब मैं ऐसे फॉर्मली एक बार बोलता हूँ कि व्हाट इज बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हिच हैज मोर देन 3 ट्रायल, मोर देन 3 और 3 ट्रायल्स, ठीक है, and each one of the trial will behave like independent events। मतलब हर पर्टिकुलर ट्रायल पे किसी भी चीज के होने का या नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी है that should be fixed, it should not change, it should be same for all the trials। तो जनरली जितना भी डाइस का सवाल होगा जिसमें आपको 3 से ज्यादा ट्रायल करना है उसको आप बर्नौली ट्रायल मान सकते हो। जो भी कॉइन का क्वेश्चन होगा उसको आप बर्नौली ट्रायल मान सकते हो। जो भी विथ रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन होगा, कोई चीज ड्रॉ करने का बैग में से, बॉल हो, मार्बल हो, एग हो, ठीक है, वो सारा जो ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन है अगर वो विथ रिप्लेसमेंट की सिचुएशन का है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह बिहेव करेगा, और उसको भी आप बर्नौली ट्रायल में कैटेगराइज कर सकते हो। क्या बर्नौली ट्रायल का मीनिंग समझ में आया? बताओ एक बार, आया ना? हाँ सर ओके, सो लेट मी डिफाइन इट फॉर्मली कि बर्नौली ट्रायल का क्या मतलब। अभी बस आप लोग ध्यान से कहानी सुनते जाओ, ठीक है, इस कहानी का अंत बहुत शानदार होगा और मतलब आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग व्हाट डू यू मीन बाय बर्नौली ट्रायल। फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, बीटी लिख रहा हूँ, बीटी मतलब बर्नौली ट्रायल, ठीक है। तो बर्नौली ट्रायल का डेफिनेशन ऐसा कह सकते हैं हम लोग, लेट देयर बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, आरई मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विथ फॉलोइंग कैरेक्टर, with following character। Number 1, number of trial in the random experiment should be 3 or more। 3 या उससे ज्यादा ट्रायल होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ happening or non happening or non happening of any
particular thing on every trial must be fixed. That is, it should be similar to independent events. Independent events. ठीक है? थर्ड पॉइंट, या थर्ड पॉइंट नहीं देने से भी हो जाएगा, यही से हम कह सकते हैं सच random experiment are called Bernoulli trial. Such a random experiment are called Bernoulli trial. अब आप देखो ध्यान से, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जिसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो ऑल टुगेदर 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद में किसी भी चीज के होने का या नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी है हर ट्रायल पे वो सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 6 आने का प्रोबेबिलिटी पहले ट्रायल पे 1/6 और दूसरे ट्रायल पे 1/5, ये 1/3, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर 6 आने का प्रोबेबिलिटी पहले ट्रायल पे 1/6 है तो बाकी भी कंसेक्यूटिव ट्रायल्स पे 1/6 से ही रहना चाहिए। इट मस्ट कंटिन्यू इन द सेम मैनर ऑन एवरी ट्रायल, जिसको हम सम अप कर सकते हैं कि इट शुड बी सिमिलर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अगर बैग से बॉल निकालने का सिचुएशन है तो अगर पहले ट्रायल पे रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी है 5/8 तो बाकी सारे ट्रायल पे भी रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी 5/8 ही रहना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज। मतलब बॉल्स के केस में वो कैसा होना पड़ेगा, विद रिप्लेसमेंट का सिचुएशन होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये दो कैरेक्टरिस्टिक है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर तो उसको आप सेफली कह सकते हो कि इट इज अ काइंड ऑफ बर्नौली ट्रायल। मतलब बर्नौली ट्रायल जो है वो एक प्रकार से आप यूं समझो कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है, खाली स्पेशल टाइप के कंडीशंस को फुलफिल करने के वजह से कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप बर्नौली ट्रायल कह सकते हो। जैसे मान लो कि ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, 3 साइडेड फिगर, लेकिन अगर वही 3 साइडेड फिगर के अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। अगर 3 साइडेड फिगर में सारा का सारा साइड इक्वल हो जाए तो सिर्फ ट्राइंगल नहीं कहते हैं उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो वैसे ही रैंडम एक्सपेरिमेंट तो हम लोग को पता ही है, अगर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट इन दो पर्टिकुलर कंडीशंस को भी फुलफिल कर देता है तो इस टाइप के रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक स्पेशल नाम हम दे सकते हैं, और नाम क्या है उसका, बर्नौली ट्रायल। क्या नाम है बताओ? बर्नौली ट्रायल। तो इज द टर्म बर्नौली ट्रायल क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, नो? Yes. Yes, sir. यस, ठीक। एक सवाल मैं पढ़वाता हूँ आपको, थोड़ा सा फील लेना ये बर्नौली ट्रायल होगा कि नहीं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 exactly twice in 7 throws of a dice। तो यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? Throwing a dice 7 times. throwing a dice 7 times। क्या ये बर्नौली ट्रायल की कैटेगरी में है कि नहीं है? है है sir. Why are you saying कि ये बर्नौली ट्रायल की कैटेगरी में है? Give me 2 important reasons। 3 से ज्यादा है। ट्रायल 3 से ज्यादा है और Independent. Exactly twice चाहिए। एग्जैक्टली ट्वाइस 5 चाहिए। और मेन बात ये है कि 5 का आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले ट्रायल में, दूसरे ट्रायल में, तीसरे ट्रायल में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, सारे ट्रायल में सेम रहेगा कि इट विल कीप ऑन चेंजिंग? कि फर्स्ट ट्रायल में अलग है, सेम रहेगा। 5 के आने का या नहीं आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सारे ट्रायल में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, नो? सर इसका मतलब 2 बार आना हुआ ना? हाँ, एग्जैक्टली ट्वाइस का मतलब हुआ कि आप ट्राई तो 7 बार करोगे लेकिन 7 में से एग्जैक्टली 2 बार आपको 5 चाहिए। ठीक है सर। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक सबको? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। अच्छा, अब बेटा बर्नौली ट्रायल पढ़ लेने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनना, धीरे धीरे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट बर्नौली ट्रायल हो जाता है, अगर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट बर्नौली ट्रायल हो जाता है, तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो आपका ये वाला चीज है रैंडम वेरिएबल, उसको डिफाइन करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, उसको डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, और उसको डिफाइन भी थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, और साथ ही साथ जो प्रोबेबिलिटी हम फ्यूचर में कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमको इतना माथा पेची नहीं करना पड़ता, इतना सारा हमको केस वेस नहीं बनाना पड़ता है। डायरेक्टली वन शॉट में मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ आपको कि इफ देयर इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विच यू आर वेरी श्योर कि इट इज पक्का पक्का बर्नौली ट्रायल, वो बर्नौली ट्रायल होने के लिए सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन कि नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी लार्ज, मोर देन 3 या फिर 3, एंड सेकंड कंडीशन कि कोई भी चीज के होने का या नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ऑन एनी पर्टिकुलर ट्रायल इज फिक्स थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। 5 बार ट्राई करना है, हर ट्रायल पे कोई चीज के होने का कोई चीज के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी फिक्स होना पड़ेगा। दीज आर द टू कंडीशंस जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वेदर अ रैंडम वेरिएबल वेदर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ बर्नौली ट्रायल और नॉट। ठीक है, एंड अब मैं कह रहा हूं कि इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is a Bernoulli trial या if a random experiment becomes a Bernoulli trial, तो उसके अंदर में ये जो रैंडम वेरिएबल होता है इसको डिफाइन करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, इसको डिफाइन करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। क्या हो जाता है वो मैं अभी समझाता हूँ आप लोग को। ठीक है, एंड उसके बाद में आई विल इंट्रोड्यूस अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो अभी तक मैंने बेटा डिस्क्राइब करा, एक्सप्लेन करा व्हाट इज बर्नौली ट्रायल। एक बार हाँ या ना में कंफर्मेशन दो कि इज एवरीबॉडी वेरी कंफर्टेबल एंड क्लियर विद द हाँ, डेफिनेशन बर्नौली ट्रायल? हाँ sir. ठीक है बेटा, अब मैं बर्नौली ट्रायल के अंदर में हाउ टू डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल वो चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, दिस इज मेथड 1 of describing the random variable. This is just like old method जो हम लोग पिछले क्लास तक पढ़ रहे थे। ठीक है, अब मैं एक नया मेथड आपको बताता हूँ, इस सेम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने का एक नया मेथड, और जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज ओनली एप्लीकेबल और ओनली दैट कैन बी अप्लाइड इफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ काइंड ऑफ बर्नौली ट्रायल। अगर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट बर्नौली ट्रायल नहीं है तो मेथड 2 उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, अब कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो देखो ध्यान। रैंडम एक्सपेरिमेंट तो भैया यही रहेगा, ये तो नहीं बदल रहा, एक्सपेरिमेंट तो सेम रहेगा। आप इसमें पढ़ना किसके बारे में चाहते हो, बोलो क्या चीज के बारे में पढ़ना चाहते हो? रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल, और आपके रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ 6। ठीक है, तो आप बेटा जिस चीज के बारे में पढ़ना चाहते हो, आप जिस चीज के बारे में पढ़ना चाहते हो उसको हम कहते हैं सक्सेस। क्या कहते हैं बताओ? सक्सेस। सक्सेस। और सक्सेस का यहाँ पर हम पढ़ना चाहते हैं नंबर ऑफ 6, तो सक्सेस कैन बी डिफाइंड एज गेटिंग 6 ऑन द ट्रायल। ठीक है, सक्सेस का मतलब होगा गेटिंग 6 ऑन द ट्रायल, और सक्सेस का जो ऑपोजिट होगा उसको हम कहेंगे फेलियर, उसको हम कहेंगे फेलियर। ठीक है, फेलियर का मतलब यहां पर हो जाएगा नॉट गेटिंग 6 ऑन द ट्रायल। ठीक है, ऑन द की जगह ऑन अ ट्रायल भी कह सकते हैं, ऑन अ ट्रायल ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, मैं दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट
इज अ बर्नौली ट्रायल, अगर वो बर्नौली ट्रायल बनने की सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स थोड़ा सा ज्यादा हो, और हर ट्रायल के ऊपर में कुछ चीज के होने का या कुछ चीज के नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स है, यानी कि जो ट्रायल्स हुआ आपका वो बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स के जैसा। दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ डाइसेस, इन केस ऑफ कॉइन्स, एंड इन केस ऑफ ड्राइंग बॉल विथ रिप्लेसमेंट, या ड्राइंग अ कार्ड विथ रिप्लेसमेंट, ड्राइंग मार्बल विथ रिप्लेसमेंट, वैसे कंडीशंस में ही रैंडम एक्सपेरिमेंट विल बी कॉल्ड बर्नौली ट्रायल या विल बिकम बर्नौली ट्रायल। अब अगर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट बर्नौली ट्रायल बन गया तो आप रैंडम वेरिएबल को एक अलग नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वही तरीका मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। आपको पढ़ना क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ 6 के बारे में पढ़ना था, सही कह रहा हूँ ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो जिसके बारे में बेटा पढ़ना था उसका एक ट्रायल पे होना, उसको आप डिक्लेयर कर दो 6। जिसके बारे में आपको पढ़ना था उसका एक ट्रायल पे हैपन होना, उसको आप बोल दो सक्सेस। और जिसके बारे में आपको पढ़ना था एक ट्रायल पे उसका ना होना, उसको आप बोल दो फेलियर। क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर। अच्छा, सिंस ये इंडिपेंडेंट इवेंट जैसा सिचुएशन है, तो क्या आपको लगता है कि सक्सेस में जिस चीज का होना हमने डिस्क्राइब करा है उसका प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल पे फिक्स रहेगा? हाँ सर। हाँ। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर पी से। किससे बताऊं? स्मॉल लेटर पी। स्मॉल पी। और यहाँ पर बेटा जैसा सिचुएशन है, गेटिंग अ 6 ऑन 1 ट्रायल, तो एक ट्रायल में आप एक डाइस उछालोगे उस पर 6 आने का प्रोबेबिलिटी एक्चुअली कितना होता है? 1/6। और फेलियर के प्रोबेबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड सिंबल है क्यू। एक ट्रायल पे फेल होने का प्रोबेबिलिटी के लिए स्पेशल सिंबल है क्यू। यहाँ पर इस सिचुएशन के हिसाब से उसका वैल्यू 5/6। 5/6, ठीक है। और एक्स को डिस्क्राइब करने का फिक्स तरीका है उसका नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। आप सोचो कि एक्चुअली में इतना ड्रामा पसाड़ के जो मैंने ये काम करा है, ये ना वही चीज बता रहा जो यहाँ बता रहा था। भाई सक्सेस का मतलब है गेटिंग अ 6 ऑन अ ट्रायल, एक्स बोलता है नंबर ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस का मतलब क्या है यहाँ पर? गेटिंग 6। तो बेसिकली तो ये नंबर ऑफ 6 ही हुआ ना। अगर मैं बोलता हूँ कि x का वैल्यू है, सपोज करो, एक बार थोड़ा सोचना, फील लेना, अगर मैं बोलता हूँ कि x का वैल्यू है 0, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि नंबर ऑफ सक्सेस 0 आया। नंबर ऑफ सक्सेस 0 आया मतलब नंबर ऑफ 6 कितना आया? 0, करेक्ट। अगर मैं बेटा बोलता हूँ यहाँ पर कि 1, ठीक है, कि x जिसका मतलब है नंबर ऑफ सक्सेस, मैं बोलता हूँ कि नंबर ऑफ सक्सेस का क्वांटिटी है 1, तो इसका अगर आप थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट करो इसके टर्म्स में, तो 1 का मतलब एक सक्सेस, और सक्सेस का मतलब 6 का मिलना, तो एक सक्सेस का मतलब एक 6 का मिलना। सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसका वैल्यू अगर बेटा मैं 2 लूं, नंबर ऑफ सक्सेस का वैल्यू अगर मैं 2 लूं, इसका क्या मीनिंग होगा? 2 सक्सेस, और 2 सक्सेस मतलब 2 6। मैं और क्या ले सकता हूँ? 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, और 6 ले सकता हूँ। 6 नहीं ले सकता। 6 क्यों नहीं ले सकता हूँ वो भी मैं बता देता हूँ आपको। 5 तक क्लियर है सबको? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। एक बार 4 का मतलब बताओ। अगर मैं बोलता हूँ कि नंबर ऑफ सक्सेस का वैल्यू 4 है, यहाँ पर सक्सेस का मतलब है गेटिंग अ 6 ऑन अ ट्रायल, तो x इक्वल टू 4 का क्या मीनिंग होगा? 4 सक्सेस। 4 सक्सेस। 4 सक्सेस या 4 6 भी बोल सकते हैं हम लोग कि 4 6 मिलना होगा। यस, हाँ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। 5 का मतलब क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ सक्सेस का वैल्यू 5 का क्या मतलब होगा? 5 6 आना। 5 6। क्या नंबर ऑफ सक्सेस 6 हो सकता है? नहीं। नहीं। क्योंकि नहीं। आप टोटल ट्राई ही कितने बार कर रहे हो? 5 बार। तो 5 बार ट्राई करके 6 सक्सेस तो कभी मिल ही नहीं पाएगा। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ ट्रायल होता है इसको हम नए सिस्टम के अंदर में, नए रिप्रेजेंटेशन के अंदर में n बोलते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, एंड विच इज 5 हियर। क्लियर है नहीं क्लियर बताओ? क्लियर है सर। ओके, ऑलराइट। अब ध्यान से सुनो। अब बोलोगे सर ये इतना जो आप पढ़ा रहे थे इसका फायदा क्या हो रहा था? तो देखो, अगर आप इस तरीके से सोचते हो ना
तो आपको हर हमेशा मैनुअली केसेस बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो अभी मैं आपको x के प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा और उस फॉर्मूले से फट से हमारा आंसर आ जाएगा विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से कि अगर सिचुएशन इस प्रकार से डिस्क्राइब्ड है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू R, ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल टू, या प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल टू छोड़ो, ऐसा मैं बोल देता हूँ कि गेटिंग R सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स। ठीक है ना, यहाँ पर x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और अगर हम लोग निकाल रहे हैं बेटा p ऑफ x इक्वल टू r, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, गेटिंग r सक्सेस आउट ऑफ हाउ मेनी ट्रायल्स, n ट्रायल्स, क्योंकि n बार ट्राई कर रहे हैं हम लोग। बोलो यस। यस सर। फॉर्मूला इज, look what is the formula, p of x equal to r is equal to, आपने टोटल ट्राई करा n बार, उसमें से आप चुन लो आपको कितना सक्सेस चाहिए, आपको r सक्सेस चाहिए, तो आप उस n में से किसी भी r केसेस को चुन लो, उस पे आप पालो सक्सेस, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी p और r टाइम सक्सेस के लिए p के पावर में r, और बचे हुए केसेस पे अगर टोटल केस n था और r पे आपने सक्सेस को ले लिया है तो केसेस बचा कितना, आई थिंक n माइनस r, बोलो। हाँ सर। तो n माइनस r केसेस पे बेटा आप ले लो फेलियर, q टू द पावर, यानी कि फेलियर टू द पावर n माइनस r। मतलब देखो क्या हुआ मैं बता रहा हूं, हमको आउट ऑफ n ट्रायल्स एग्जैक्टली r टाइम्स सक्सेस चाहिए। x इक्वल टू r का एज पर दिस डेफिनेशन यही मीनिंग होता है, x इक्वल टू r का एज पर दिस डेफिनेशन कि x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, उसका यही मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है, टू गेट r सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स। ठीक है, और इसको निकालने के लिए ये है ग्रेट ग्रैंड फॉर्मूला। फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे आया वो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब नहीं पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है, लेकिन ये है उसके लिए फॉर्मूला कि अगर आपको n ट्रायल्स में से r सक्सेस चाहिए तो तरीका ये हुआ कि जितने बार ही ट्राई कर रहे हो सिलेक्ट r आउट ऑफ इट, कि जितना पे आपको सक्सेस चाहिए। मैंने n बार ट्राई किया, मेरे को उसमें से r पोजीशंस पे सक्सेस चाहिए था, तो इसीलिए NCR, सेलेक्ट r केसेस आउट ऑफ n। फिर उन r चॉइसेस पे आप सक्सेस पा लो, हर पोजीशन पे आप p बिठाओगे तो p r टाइम्स मल्टीप्लाई होके p टू द पावर r आ जाएगा, इनटू फेलियर का प्रोबेबिलिटी टू द पावर बचा हुआ केसेस। टोटल आप n बार ट्राई कर रहे थे, जिसमें से कि r टाइम्स आप सक्सेस ले रहे हो p टू द पावर r, तो जो बचा हुआ केसेस होगा आउट ऑफ n तो उसका वैल्यू हो जाएगा n माइनस r। उन पोजीशंस पे आपको फेल होना है क्योंकि आपको एग्जैक्टली r सक्सेस ही चाहिए। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा और रियलाइज करवाता हूँ आपको। सपोज करो कि मैं अब इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू 0, थोड़ा सोचो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या हो। हम टोटल ट्रायल कितना बार कर रहे हैं, 5 बार। 5 और x इक्वल टू 0 का मतलब हम कितना सक्सेस लेना चाहते हैं, 0 और 0 सक्सेस मतलब वही हो गया ना कि 0 6। 5C0। ये पहले ये बताओ कि 0 सक्सेस का मतलब वही हुआ ना कि 0 6। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि टोटल ट्रायल अपन कितने बार कर रहे थे, 5 बार। 5 बार। मेरे को सक्सेस उसमें से एक भी नहीं चाहिए, तो 5 से सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या था, बोलो बोलो। 1/6। 1/6। 1/6, तो उसके पावर में रहेगा बेटा 0, क्योंकि मेरे को एक भी नहीं चाहिए वो वाला। ठीक है, इनटू फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या था, 5/6। 5/6। 5/6। 5/6। और अगर 5 ट्रायल्स में से मैंने एक पे भी सक्सेस नहीं लिया है तो मतलब मैंने सारे पे क्या लिए, फेलियर। तो एक प्रकार से 5 माइनस 0 बोलो, ये सीधा 5 ही बोल दो, एक ही बात है। आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया। अच्छा
अच्छा बेटा P ऑफ x इक्वल टू 1 का पहले मेरे को मीनिंग बताओ कि 5 ट्रायल्स में से आई थिंक 5 ट्रायल्स में से आई थिंक एक पे सक्सेस चाहिए मेरे को। हाँ सर। हाँ सर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बात करो बेटा, 5 बार ट्राई करूंगा उसमें से एक पे सक्सेस चाहिए, तो 5C1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के माथे पे पावर 1 और फेलियर कितने बार चाहिए? अगर 5 ट्रायल में से एक सक्सेस चाहिए तो कितना ट्रायल बचा? चार। फेलियर चार। चार। तो 5/6 टू द पावर ये हो गया 4। ठीक है, x इक्वल टू 2 का मीनिंग बताओ मेरे को। 2 बार सक्सेस। 2 बार 2 बार सक्सेस कितने ट्रायल में से? 5। 5। तो 5C2 इंटू क्या 1/6 टू द पावर 2 इंटू, अब केस कितना बचा फेल होने के लिए? 5/6 3। तो 5/6 टू द पावर कितना हो जाएगा? अच्छा इनका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। आज की क्लास के एकदम बिगिनिंग में मैंने बोला कि NC0 का वैल्यू कितना होगा? 1। 1। 1/6 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होगा? 1। 1। तो ये अल्टीमेटली बेटा क्या आया? 5/6 होल टू द पावर 5। होल टू द पावर 5। ओके, फिर बेटा 5C1 का वैल्यू 5। 5। इनटू, अब मैं इसको ऐसे रहने देना चाहता हूँ 1/6 इंटू 5/6 टू द पावर 4। ठीक है, 5C2 का वैल्यू 5 इंटू 4/2 इंटू 1। 2 और 4 काटूंगा तो 2, 5 2 10। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर। हाँ सर। कितना आ जाएगा बेटा? 10 इंटू 1/6 का स्क्वायर इंटू 5/6 के पावर में 3। आया समझ? नहीं आया समझ? बाकी लोग भी बताओ बेटा, आया नहीं आया? हाँ सर। आ गया सर। आ गया सर। जरा इसको कंपेयर करूं पिछली बारी से, देखो यही आंसर आया क्या? हाँ सर। क्या फील हो रहा है? नहीं फील हो रहा है? हाँ सर। और जो बाकी भी जो वैल्यूज है बेटा x का यहाँ पर, मतलब 1 0 का कर लिया, 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 4 5 का भी निकाल सकते हैं। 3 का बताओ जरा क्या हो जाएगा इस वाले मेथड से? 5C3 हाँ बोलो, अच्छे से बोलो। 5C3 into 1/6 to the power into 1/6 टू द पावर 3 इंटू 5/6 to the power 2। टू द पावर 2। अच्छा इसको जरा रियलाइज करते हैं कि ये क्या है, क्योंकि पढ़ना भी आना चाहिए, सिर्फ लिखना आने से तो नहीं होगा। x इक्वल टू 3 का क्या मतलब है कि मैं कितना सक्सेस पाना चाहता हूँ? 3। 3। 3 सक्सेस पाना चाहता हूँ। ओके, और मैं टोटल कितने बार ट्राई कर रहा हूँ? 5। 5 बार। मेरे सक्सेस, एक ट्रायल पे सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6। मेरे फेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है एक ट्रायल पे? 5/6। अच्छा, तो 5 ट्रायल में से 3 ट्रायल पे मेरे को सक्सेस चाहिए, तो 5 में से 3 केस को चुना, उस पे सक्सेस एश्योर किया, और बचे हुए केसेस पे फेलियर। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। इसका भी सिंप्लीफाइड फॉर्म बेटा वही होगा, 10 इंटू 1/6 टू द पावर 3 इंटू 5/6 टू द पावर 2। आया समझ? नहीं होगा ना? हाँ 20 होगा सेट से। 20 तो नहीं होगा बेटा, 10 होना चाहिए। देखो 5 4 3, क्योंकि 3 है ना, 3 2 1, 3 से 3 चला गया, 2 से 4 चला गया, तो 10 ही आएगा। ठीक है, हाँ सर। स्टूडेंट्स एक बार जवाब दो थोड़ा सा, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। P ऑफ x इक्वल टू 4 बताओ। 5C4 5C4 into 1/6 to थोड़ा the सा power into 1/। मीनिंग ये तो मेरे को पता ही बता दोगे आप, बहुत इंटेलिजेंट। मीनिंग बताओ मेरे। 4 4 success। बार सक्सेस। 4 बार सक्सेस, कितने बार ट्रायल में? 5। 5। तो 5C4। ठीक है, 4 केस पे सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस के माथे पे 4। ठीक है, इंटू फेलियर कितने बार? 1।
5 में से 4 पे जब सक्सेस पा ही लिया तो एक केस बचा, उस पर फेलियर चाहिए, तो 5/6 टू द पावर 1। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी आई थिंक 5 से 4 5 से 1 5 होना चाहिए इसका। तो 5 इंटू 1/6 टू द पावर 4 इंटू 5/6 टू द पावर 1, ये आएगा वैल्यू कैलकुलेट करने का। ठीक है, अच्छा लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 बताओ, बोल। 5 success. 5 सक्सेस। और कैसे करेंगे इसको? 5C 5 सारे पे सक्सेस और फेलियर कितने केस पे? 0. 0, एक पे भी फेलियर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 5C5 का वैल्यू 1 और 5/6 टू द पावर 0 का वैल्यू भी 1, मतलब इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो कुल मिला के क्या रहेगा? 1/6 होल टू द पावर 5। होल टू द पावर 5। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। आगे आगे 1/6 होल टू द पावर 5। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे को इस x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो उसके फर्स्ट रो में क्या रहेगा? आई थिंक 0 1 2 3 4 5, सही कह रहा हूँ? हाँ सर। उसके प्रोबेबिलिटी वाले रो में क्या रहेगा बेटा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर। मतलब फर्स्ट रो में x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और सेकेंड रो में ये सारा का सारा। एक बार हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर। हाँ सर। और अगर आप x को बेटा ऐसे डिफाइन करते हो, x को अगर आप ऐसे डिफाइन करते हो और इस फॉर्मूले की मदद से आप x के डिफरेंट वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी निकालते हो और इस पूरे डेटा का अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हो तो दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रकार का क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बताओ? प्रोबेबिलिटी। इज एवरीवन एबल टू कनेक्ट दीज टू थिंग्स? आप रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? काला अक्षर भैंस बराबर। हाँ सर। हाँ सर, मतलब काला अक्षर भैंस बराबर, नहीं सर। रिलेट कर पा रहे हो? हाँ सर। बताओ यार, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो देखो कितना कुछ सीख लिया, देख रहे हो? मतलब अब केस वेस सब एकदम क्या क्या पढ़ लिया आप हैं। तो मैं पूरे चीज को एक बार वापस रिपीट करता हूँ, ठीक है? एक बार ब्लैंक पेज ले लेते हैं, थोड़ा देखने की आप लोग कितना समझ में आया। एकदम ऐसा सोचो क्विज चल रहा है, ठीक है? सबसे पहला सवाल, कौन से रैंडम एक्सपेरिमेंट को यू विल बी एबल टू कैटेगराइज एज बर्नौली ट्रायल? बताओ मेरे को द टू कंडीशन। 3 या तीन से ज्यादा ट्रायल्स। 3 या उससे ज्यादा ट्रायल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब सारा जो ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट इवेंट जैसा होना चाहिए। किसी दो ट्रायल पे, किसी दो कंसेक्यूटिव ट्रायल पे द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर चेंज होता है तो कैन इट बी बर्नौली ट्रायल और इट कैन नॉट बी नहीं। बर्नौली? नहीं नॉट बी। बर्नौली ट्रायल कब होगा? जब चेंज हो कि चेंज ना हो? चेंज ना हो। चेंज ना हो, वेरी गुड, जब चेंज ना हो, करेक्ट, वेरी गुड। फिर अगर बेटा आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट बर्नौली ट्रायल है, अगर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट बर्नौली ट्रायल है तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि जिस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या जिस चीज का प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो ना, उसको तो आप डिस्क्राइब कर दो सक्सेस की तरह, उसको आप डिस्क्राइब कर दो सक्सेस की तरह। फिर सक्सेस का जो ऑपोजिट है उसको आप फेलियर बोल दो, सक्सेस का जो ऑपोजिट है उसको आप फेलियर बोल दो, ठीक है? और आप हमेशा हमेशा अपने रैंडम वेरिएबल को एक फिक्स तरीके से डिस्क्राइब करो। आपको जो चीज चाहिए या जो चीज नहीं चाहिए उसको तो आप सक्सेस और फेलियर में डिस्क्राइब करो। जो चाहिए उसको सक्सेस मान लो एक ट्रायल पे, और जो नहीं चाहिए, जिसको आप स्टडी नहीं करना चाहते हो, उसको आप एक ट्रायल पे फेलियर मान लो, ठीक है? और x को हमेशा कंसिस्टेंटली आप डिफाइन करो इस तरीके से, नंबर ऑफ सक्सेस के तरीके से। इनफैक्ट ये जो रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका है नंबर ऑफ सक्सेस वाला, इस चीज को भी हम एक नया नाम देंगे। इफ यू डिस्क्राइब योर रैंडम वेरिएबल लाइक दिस, ठीक है,
then it is known as बताता हूं आपको, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल वेरिएट। ठीक है, सिर्फ नाम ही है, कोई खास काम का चीज नहीं है। इसको हम कहते हैं बाइनोमियल वेरिएट। ठीक है, व्हाट इज बाइनोमियल वेरिएट? बाइनोमियल वेरिएट मींस कि अगर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ काइंड ऑफ बर्नौली ट्रायल, अगर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ काइंड ऑफ बर्नौली ट्रायल, उस टाइम पर अगर आप पूरे सिचुएशन को सक्सेस और फेलियर के हेल्प से डिस्क्राइब करते हो, और रैंडम वेरिएबल को अगर आप बोलते हो नंबर ऑफ सक्सेस, तो इस डेफिनेशन वाले रैंडम वेरिएबल को बोला जाता है बाइनोमियल वेरिएट। बाइनोमियल वेरिएट कोई बहुत भारी नया चीज नहीं, बाइनोमियल वेरिएट मतलब रैंडम वेरिएबल ही है। ठीक है, लेकिन ऐसे तो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है, नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ मान लो कि टेल्स। ठीक है, लेकिन अगर हम एक फिक्स तरीका रखें कि भैया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर बर्नौली ट्रायल है, तो जो चीज हमको चाहिए उसको हम बोलेंगे सक्सेस ऑन वन ट्रायल, जो चीज हमको नहीं चाहिए उसको हम बोलेंगे फेलियर ऑन वन ट्रायल। लेकिन हमारा रैंडम वेरिएबल हमेशा फिक्स होगा और उसका डेफिनेशन होगा नंबर ऑफ सक्सेस। इसका डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप रैंडम वेरिएबल का ऐसा फिक्स डेफिनेशन देते हो नंबर ऑफ सक्सेस का, तो उस रैंडम वेरिएबल का नाम होता है बाइनोमियल वेरिएट। उस रैंडम वेरिएबल का नाम होता है बाइनोमियल वेरिएट। क्या बाइनोमियल वेरिएट का मीनिंग समझ में आया? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। एक बार बेटा और मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है? मेरी इच्छा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले बताओ। बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल कैसे पता चलेगा? अगर नंबर ऑफ ट्रायल 3 या 3 से ज्यादा है और सारा ट्रायल प्रोबेबिलिटी सेम है, सबका मतलब सब पे कुछ ना कुछ होने का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी सेम है, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो उस केस में जो हमको चाहिए उसको हम एक ट्रायल पे क्या मानेंगे? सक्सेस। जो नहीं चाहिए उसको हम क्या मानेंगे? फेलियर। मतलब सक्सेस का कॉम्प्लीमेंट्री फेलियर होता है जनरली। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे P से, फेलियर की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे Q से। और रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन फिक्स होगा, उसका डेफिनेशन क्या होगा? नंबर ऑफ सक्सेस। तो इफ यू डिफाइन द रैंडम वेरिएबल लाइक दिस एज नंबर ऑफ सक्सेस, देन दैट रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड बाइनोमियल वेरिएट। क्या समझ में आया? व्हाट इज बाइनोमियल वेरिएट? बताओ आया ना? और बाइनोमियल वेरिएट का खास बात क्या है बेटा, कि बाइनोमियल वेरिएट में x इक्वल टू r का जो प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए आपको मैन्युअली कुछ भी सोचने का जरूरत है ही नहीं। अगर आपका रैंडम वेरिएबल एक बाइनोमियल वेरिएट है, तो उसका प्रोबेबिलिटी, उसमें x इक्वल टू r का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया मैंने n बार ट्राई करा, उसमें से r बार मैंने सक्सेस लिया, ठीक है ना? तो सक्सेस के पावर में r, और जो बचा हुआ केसेस था n माइनस r, उस पे मैंने फेलियर लिया, इसीलिए फेलियर के पावर में n माइनस r। बस ये आइडिया है। तो अगर आपका रैंडम वेरिएबल एक बाइनोमियल वेरिएट जैसा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप अगर x के सारे पॉसिबल वैल्यूज को देखो, तो जनरली अगर आपके n का वैल्यू 5 है, अगर आपके n का वैल्यू 5 है, तो x का जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही हो सकता है। इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 मीन्स यू आर ट्राइंग n टाइम्स एंड यू आर गेटिंग सक्सेस 0 टाइम्स। फिर 0 के बाद नेक्स्ट 1 ही होगा, नेक्स्ट 2 ही होगा, नेक्स्ट 3 ही होगा, नेक्स्ट 4 ही होगा, और नेक्स्ट 5 ही होगा। और ऐसे कर करके ये कहाँ तक जाएगा? ये n तक जाएगा। अगर मान लो कि n अगर यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर 6 भी आ जाता। अगर n मान लो कि 7 होता तो यहाँ पर 7 भी आ जाता। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? बताओ हाँ या ना। क्या कैपिटल X का वैल्यू अगर नंबर ऑफ सक्सेस की तरह डिफाइंड है, तो क्या इसका वैल्यू n को क्रॉस कर सकता है? n से ज्यादा हो सकता है? नहीं सर। हमेशा ये स्टार्ट कहाँ पे होगा बेटा? 0 पे, और खत्म कहाँ पे होगा? n पे। n पे। और फिर आप इस फॉर्मूले के मदद से x के सारे पॉसिबल वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। आप इस बॉक्स वाले फॉर्मूले की मदद से x के सारे पॉसिबल वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। x के सारे पॉसिबल वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है? ये प्रोबेबिलिटी निकाल के वापस अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हो, जिसके पहले रो में x का वैल्यू,
और दूसरे रो में उसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दूसरे रो में उसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखना है। अगर ऐसा करके हम कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो उस टेबल का स्पेशल नाम होगा, क्या नाम होगा ये आप लोग बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या नाम होगा? Binomial distribution. उसी को हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इज एवरीथिंग वेरी क्लियर, यस और नो? Yes, sir. यस यस सर, बस 2 जन 3 जन को समझ में आया, बाकी लोग को तो बिल्कुल नहीं आया सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे आगे चलो ठीक है, तो बस एक सवाल मैं कराता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए कि कितना आया कितना नहीं आया, और बाद बाकी फिर अपन हॉलीडेज के बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस, getting 5 exactly twice in 7th rows of a dice, in 7th rows of a dice। डाइस कितने बार उछालोगे बताओ एक बार? 7 times. जैसे ये 7 देख रहा हूँ मेरे को तो एकदम क्लियर हो गया कि यार ये तो बर्नौली ट्रायल है। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ sir. अच्छा तो बेटा यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा? 7. क्लियर, या ऐसा बोल देता हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू टॉसिंग अ डाइस 7 टाइम्स, ठीक है। फिर हम नीचे लिख देते हैं क्लियरली, क्लियरली it is a Bernoulli ट्रायल। आया समझ नहीं आया समझ बताइए एक बार? आ गया sir. आगे अच्छा, बर्नौली ट्रायल बेटा डिस्क्राइब करने के बाद में हाथों हाथ अपने को लिखना चाहिए हियर n इज इक्वल टू हाउ मच, जितने बार ट्राई कर रहे हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट वो हमारा 7. हियर n इज इक्वल टू 7, ठीक है। n डिस्क्राइब करने के बाद में अब आपको बताना पड़ेगा कि आप सक्सेस क्या चीज को मानोगे, फेलियर क्या चीज को मानोगे। तो आप देखो आप क्या चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो? 5 गेटिंग 5, ठीक है ना, वो भी कितने बार? 2 बार। दो बार। अपन ऐसा करते हैं कि सक्सेस का मतलब बोल देते हैं कि एक ट्रायल पे 5 का आना सक्सेस और 5 का नहीं आना फेलियर। क्लियर नॉट क्लियर? देखो बताओ आप लोग, आ रहा है समझ नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है सर। अच्छा ये सक्सेस फेलियर जो है वो हमेशा हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, इसलिए लेट के साथ शुरू करेंगे। लेट सक्सेस इज इक्वल टू गेटिंग a 5 on 1 ट्रायल। एक ट्रायल पे अगर 5 आ गया तो मैं उसको सक्सेस मान लूंगा, तो उस ट्रायल पे मेरे सक्सेस हो गया, और 5 अगर नहीं आया तो मैं उसको फेलियर मान लूंगा। तो फेलियर का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? Not getting 5. not getting a 5 on 1 trial, not getting 5 on 1 trial, ठीक है, ये फेलियर हो गया। अब इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सबसे पहला काम है रैंडम वेरिएबल का नाम लिखो, बोलो कि वो बर्नौली ट्रायल है। अगर वो बर्नौली ट्रायल है तो n का वैल्यू आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, n पता चल गया आपको। अब जो चीज आपको चाहिए उसका एक ट्रायल पे होना उसको बोल दो सक्सेस, और उसका एक ट्रायल पे नहीं होना उसको बोल दो फेलियर। अब मेरे को बताओ कि p क्या होगा इस सक्सेस के हिसाब से? 1/6. क्या होगा बोलो? 1/6। और q क्या होगा? 5/6। अब जो मैं लाइन लिख रहा हूँ बेटा ये लाइन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली ट्रायल के क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि लेट x बी अ binomial variate defined as x is equal to number of success, x is equal to number of success। जब मैं अभी थ्योरी बता रहा था मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन है ये फिक्स रहेगा कि चेंज होता रहेगा?
हाँ फिक्स चेंज, फिक्स Fix. चेंज क्या होता रहेगा बेटा टाइम टू टाइम? वैल्यू सक्सेस चेंज होगा, फेलियर चेंज होगा, ठीक है, लेकिन एक्स का हाँ। डेफिनेशन हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है नहीं क्लियर? Clear. तो हर बर्नौली ट्रायल के क्वेश्चन में अपन ये लाइन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है ना, लेट एक्स बी अ बाइनोमियल वेरिएट। बाइनोमियल वेरिएट बस उसका नाम है, ठीक है, डिफाइंड एज एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब इस सवाल के हिसाब से और हमारे सक्सेस फेलियर के एजम्पशन के हिसाब से हमको कितना सक्सेस चाहिए? 5 कितने बारी चाहिए आपको? 7 नहीं, ध्यान से सुनो, 5 बार चाहिए आपको? 2 बार 2 बार। तो सक्सेस कितना बार चाहिए आपको? 2 बार। 2 बार 2 बार। आउट ऑफ कितना ट्रायल्स? 7 7 trials। 7 ट्रायल्स। तो इसको फाइंड करने का तरीका होगा P ऑफ x इक्वल टू, सिंस मेरे को 2 बार 5 चाहिए, यानी कि मेरे को 2 बार सक्सेस चाहिए, इज इक्वल टू मैं कितने बार ट्राई कर रहा हूँ? 7 बोलो, 7 उसमें से सक्सेस कितने बार चाहिए? 2 2। तो सक्सेस का वैल्यू कितना है? 1/6 मतलब सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, उसके माथे पे 2। 2 और 7 बार अगर मैं ट्राई कर रहा था जिसमें से 2 बार मैंने सक्सेस लिया है, तो और कितना ट्रायल बच गए? 5 5। और उस पे मेरे को क्या चाहिए? फेलियर फेलियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5/6 5/6 to the power 5। ये हो जाएगा डायरेक्टली इसका आंसर विदाउट एनी मैनुअल थॉट। बोलो, क्या इसको करने का तरीका अच्छे से आया समझ 100% कि नहीं आया? सब लोग बताओ। हाँ सर। टेक सम टाइम बेटा, 10 सेकंड 20 सेकंड टाइम लो, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सोचो, देखो कि इसका एक एक स्टेप क्लियर है कि नहीं क्लियर। इसमें ये वाला पार्ट एकदम फिक्स होना चाहिए। ये हर क्वेश्चन में अपन ऐसे लिखेंगे, लेट एक्स बी बाइनोमियल वेरिएट डिफाइंड एज एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस। जल्दी से बताओ एक बार, क्या मैं सोचूं 100% क्लियर कि नॉट क्लियर? नहीं समझ में आया, बताओ। क्लियर है क्लियर, ऑल राइट। एक सवाल और देखते हैं, ठीक है, उसके बाद में खत्म करेंगे। बाद में ये वाला कर, इस क्वेश्चन का पार्ट 1 करेंगे सर, ठीक है, पार्ट 1 करेंगे सर, और कुछ। तो जल्दी से देखो क्या है। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। कितने बार उछाल रहा है ये कॉइन को? 10 times। और वो 10 देखते ही दिमाग में क्या क्लियर रहेगा आप लोग? बोलो। n is equals to 10। नहीं, n इक्वल टू 10 नहीं बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या। हाँ हाँ, बर्नौली ट्रायल, यस करेक्ट, मैं वही पूछ रहा था। तो सोल्यूशन सुनो, पहले मैं एक बार ऐसे फालतू का रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख तो देता हूँ कि आरी क्या है? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन कितने बार? 10 टाइम्स। आगे का सोल्यूशन ना थोड़ा आप लोग ट्राई करो, तो बोलो तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? मेरे को करो, कोशिश करो। एडी से बना लेते Clearly defined। क्लियरली इट इज अ बर्नौली ट्रायल बीट, ठीक है। उसके बाद क्या बोलना चाहिए? हियर एन कितना है? कितने बार ट्राई करेंगे? 10। अब बेटा आपको बोलना है कि सक्सेस आप किसको मानोगे और आप फेलियर किसको मानोगे। तो आप ना क्या चीज को स्टडी करना चाहते हो? नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, क्या? Heads। हेड्स। तो आप हेड के आने को एक ट्रायल पे क्या मान लोगे? सक्सेस सक्सेस। तो लेट सक्सेस इज इक्वल टू क्या? गेटिंग, बोलो। Head। Head। इन वन ट्रायल इन वन ट्रायल, वेरी गुड, इन वन ट्रायल। और बेटा फेलियर क्या होगा? Not getting head in one trial। हाँ, नॉट, और उसके बाद में एग्जैक्टली जो सक्सेस का डेफिनेशन है उसको चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नॉट गेटिंग हेड ऑन वन ट्रायल, ऐसा सक्सेस फेलियर अगर मान लिया तो पी और क्यू क्या हो जाएगा? एक ट्रायल में
हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? One by- एक 1 by 2. टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी कितना होता है? 1 by head 2. 1 by 2। तो इसमें पी और क्यू का वैल्यू सेम है, कुछ भी हो सकता है वो, हालांकि चलो यहाँ सेम है तो कोइंसिडेंस का बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब एग्जैक्टली 6 हेड अगर आपको चाहिए, अच्छा चलो एक पार्ट तो और अभी बचा हुआ है, वो जो मैंने बोला था कि एग्जैक्टली आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे बताओ? लेट X be a binomial variate. x be a binomial variate, x variate, ठीक है, defined as x equal to number of success। इसका डेफिनेशन कभी चेंज सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर सक्सेस का मतलब है हेड का आना और x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेस, तो आपको अगर एग्जैक्टली 6 हेड चाहिए तो आपको कितना सक्सेस चाहिए बताओ? 6, 6. आउट ऑफ कितना ट्राई? 10, 10। तो इसका वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं बताओ? नंबर 1 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? p मैं ढूंढ रहा हूँ x x equal to 6, मैं 10 बार ट्राई करूंगा, उसमें से 6 बार मेरे को सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस के माथे पे मैं क्या लगा दूंगा? 6। 6. और कितना बच गया? डिफरेंस क्या है? 4. 4 पे मैं क्या हो जाऊंगा, क्या ले लूंगा? Into फेलियर, 1 by 2 to the power 4. यानी कि फेलियर टू द पावर। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया आ गया सर. पूरा पूरा पूरा। पूरा पूरा यदि आ गया बेटा, तो ये दो को भी एक बार डिस्कस करके देखते हैं कि एंटिसिपेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। एटलीस्ट 6 अहेड, इसका क्या मतलब? 6 या 6 से ज्यादा। और आप टोटल ट्राई कितने बार कर रहे हो? 10 बार. 10 बार। तो इस बार आपके फेवर में क्या क्या हो सकता है? 2 नंबर के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो एटलीस्ट 6 हेड का डायरेक्टली एक रिप्रेजेंटेशन तो ये हो सकता है कि एक्स का वैल्यू ये तो 6 ले लो, ये उससे ज्यादा ले लो। आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ यार। अच्छा, और इसको अगर ब्रेक करना है और अपन को पता है कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैक्सिमम 10 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में क्या क्या इंक्लूड होगा? एक तो x इक्वल टू 6, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. वेरी गुड। और ये ब्रेकिंग का तरीका तो आप लोग को याद ही होगा पहले से, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सिर्फ एक को याद है बेटा, बाकी लोग बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, इनको एक्सपैंड मैं एक बार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, या एक दो को कर देता हूँ। बताओ तो x इक्वल टू 6 का क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 6 का तो खैर यही वाला रहेगा, ये भी निकाला ही था। 7 आप लोग मन में सोचो, ये तो हो गया x इक्वल टू 6 का ऊपर, ठीक है। 7 का बताओ तो 10c7, सब लोग ट्राई करो। 10c7 हाफ टू द पावर 7 इनटू 1 by 2 to the power 6, प्लस 8 का बताओ। 10c8, 10c8 हाफ टू द पावर 8 into half to the power 2, 2। फिर बेटा 9 का बताओ। 10c, करो सब लोग कोशिश करो, 9 का क्या होना चाहिए? हाँ बोलो। 10 NC9. इंटू हाफ टू द पावर 9, इंटू हाफ टू द पावर 1, 1। और लास्टली x इक्वल टू 10 का 10c10 10, हाफ टू द पावर 10, और फेलियर की पावर में 0। 0, नहीं आया? 0. आया नहीं आया ये बताओ? आ गया सर। आ गया सर। आगे फिर बेटा इसके बाद वाला अगर देखिए एटमोस्ट 6 हेड, इसका क्या मतलब होगा? कि ज्यादा से ज्यादा 6 हेड थी क्या? 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 1 से या 0 से? सॉरी 0, 0 से। तो मैं इसको एक्सपैंड नहीं करूंगा, बस एक बार ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ कि p इसका मतलब है कि लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। मिनिमम अपन 0 पे आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3
plus probability of x equal to 4 plus probability of x equal to 5 और plus probability of x equal to 6. कितना केस है टोटल यहाँ पर? 7 केसेस हैं. क्या अपन इसको ऐसे भी सोच सकते हैं अगर आपको याद हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10. आप रिकॉल करो कि 0 से लेके 10 तक अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो सारा मिला के तो 1 होना चाहिए. बोलो हाँ. हाँ. बोलो नहीं आ रहा समझ? बताओ बाकी लोग बेटा. 1 से 0 से लेके 10 तक अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो सबका सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. और अगर मेरे को 0 से लेके 6 तक का सम चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 7 8 9 10. नहीं आ रहा समझ? आ गया सर. तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. ये आइडिया भी पहले डिस्कस वैसे किया हुआ है, ठीक है. बस इसमें ये है कि देख लेना कि नंबर ऑफ केसेस किस में ज्यादा हो. एक्सपेंशन खुद से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ? कर लो. ठीक है फिर तब यहाँ पर रखते हैं. ठीक है. जो लास्ट वाला है एटलीस्ट 3 हेड्स, इसको एक बार घर पे आप लोग इमेजिन करना. ठीक है. सो दिस वाज अ फुल इंट्रोडक्शन ऑफ बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाकी इसके ऊपर में जो क्वेश्चन है वो हम लोग हॉलीडेज के बाद करेंगे. ठीक है. ठीक है. नहीं मिलता है नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर.